हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस@14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके अलावा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए जो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसके भाग 46 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो पार्ट 46वां है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारा आज का है, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसका विषय क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, यह किस विषय पर आधारित है? तो यह राजनीतिक नीतियों पर आधारित है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि राजनीति पर आधारित है कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, राजनीतिक नीतियों पर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो जो मेगास्थनीज था इसने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7, यानी कि टोटल 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा मेगास्थनीज के द्वारा एक फेमस पुस्तक लिखी गई थी, इस पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इंडिका नामक जो फेमस बुक थी यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? मतलब किस शासक के द्वारा जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का जो शासक था विम कटफिशस। आप याद देखिएगा, कुषाण वंश का जो शासक था विम कटफिशस, इसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विम कटफिशस। यह कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का? तो कुषाण वंश का यह शासक था। अगला प्रश्न है, गंधार मतलब कला की जो गंधार शैली थी यह निम्न समय में मतलब किस समय में फूली फली? आपको बताना है। तो कला की जो गंधार शैली थी यह किसके समय में फली फूली थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुषाणों के समय में जो है कला की जो गंधार शैली थी इसका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कुषाणों के समय, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण वंश, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। कर्ण वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पे राज किया था। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल जो था उसका संबंध किस स्तंभ लेख से है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो राजा खारवेल था उसका जो नाम है वह किस स्तंभ लेख से जुड़ा हुआ है? तो हाथी गुम्बा लेख से जुड़ा हुआ है राजा खारवेल का नाम। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, हाथी गुम्बा लेक के साथ। तो ऑप्शन सी इसका आप याद रखिएगा, हाथी गुम्बा लेक के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो राजा खारवेल का। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? आपको बताना सिंपली कि वह कौन व्यक्ति है, वह कौन है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वह संसद का सदस्य न होते हुए भी यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। तो राइट आंसर आपका जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा जो नेशनल इमरजेंसी है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, उसकी घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है?
तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो यह अनुच्छेद है 352, यानी कि आर्टिकल 352 के तहत जो है हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 352। अगला प्रश्न है, आम चुनाव में मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? मतलब किस संशोधन के तहत की गई थी? तो जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के तहत की गई थी? तो यह संशोधन किया गया था 61वां संविधान संशोधन, इसी के तहत जो है 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, 61वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण जो सिस्टम आया था उसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो विकेंद्रीकरण सिस्टम की जो सिफारिश है वह किसने की थी? तो इस सिस्टम की जो सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, बलवंत राय मेहता। आपको बताना है कि दिए गए इन 4 दोषों में से कौन सुरक्षा परिषद का सदस्य, मतलब अस्थायी सदस्य नहीं, यानी कि परमानेंट मेंबर इनमें से कौन नहीं है सुरक्षा परिषद का? तो आपको याद रखना है सुरक्षा परिषद में टोटल 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने? टोटल 5 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। कौन कौन से? तो पहला हो गया अमेरिका, दूसरा आपका हो गया ब्रिटेन, तीसरा हो गया आपका रूस, चौथा आपका हो गया फ्रांस और पांचवा आपका चीन है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका फ्रांस अस्थायी मेंबर है सुरक्षा परिषद का, ब्रिटेन है, चीन है, परंतु जर्मनी नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो जर्मनी है यह सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, बाकी फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और चीन है। अगला प्रश्न है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है इसका संबंध किससे है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जो यह गद्दी जनजाति आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य में निवास करती है गद्दी नामक जनजाति। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वह कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी वह हमारे देश की कौन सी है? तो गंगा नदी। आप याद रखिएगा, गंगा नदी हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। टोटल इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम होता है? तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है इसके पास से किस नदी का उद्गम होता है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी, सतलज नदी और सिंधु, इन तीनों नदियों का जो उद्गम है यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से होता है। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नर्मदा, सोन और महानदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये जो तीनों नदियां हैं नर्मदा, सोन और महानदी, ये निकलती हैं अमरकंटक के पठार से, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, अमरकंटक के पठार से। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़ों में वर्षा होती है? यानी कि आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन सा राज्य जिसमें विंटर में, यानी कि जाड़ों के मौसम में वर्षा होती है? तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही, तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, तमिलनाडु में जो है जाड़ों के समय में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, वर्षा की जो बूंद गोलाकार होती है वह किस कारण से होती है? तो वर्षा की बूंद की जो गोलाकार आकृति यह किस कारण से होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की जो बूंद होती है उसकी आकृति गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है, जो हमारा प्रथम भारतीय उपग्रह था इसका नाम आर्यभट्ट था, यह कब छोड़ा गया था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, यह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, 19 अप्रैल 1975 को जो है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जो धातु है वह अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो वह कौन सी धातु है जो अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में उपयोग में लाई जाती है? तो यह धातु है जर्मेनियम, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल से, जो जर्मेनियम धातु है यह अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सौर ऊर्जा है यह वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान आपको बताना है। तो पानी का पीएच मान 7 होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने पानी से हाइड्रोजन ईंधन बनाने की तकनीक विकसित की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स का ये। तो वह कौन सा आईआईटी संस्थान है? तो आईआईटी मंडी जो है, इसके द्वारा पानी से हाइड्रोजन ईंधन बनाने की जो तकनीक है वह विकसित की गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी मंडी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपना पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण कराने जा रहा है? तो पहला जो हिम तेंदुआ सर्वेक्षण यह कराएगा उत्तराखंड। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न है, बक्सा बर्ड फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो जो बक्सा बर्ड फेस्टिवल या किस राज्य में आयोजित किया गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल राज्य में जो है हाल ही में बक्सा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पांचवा जो दलहन कॉन्क्लेव है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो जो पांचवा दलहन कॉन्क्लेव है इसका आयोजन 2020 का कहां पे किया गया? तो महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2020 को प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 9 जनवरी 2020 को जो है प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 16वां संस्करण। कौन सा संस्करण? तो 16वां संस्करण मनाया गया 9 जनवरी 2020 को प्रवासी भारतीय दिवस का। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, 16वां संस्करण। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो 2020 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था इसमें भारत की रैंकिंग थी 84th। कौन सी? तो 84वां स्थान था भारत का। तथा सबसे जो तगड़ा पासपोर्ट है, सबसे जो बढ़िया पासपोर्ट किस देश का था इस इंडेक्स के मुताबिक? तो जापान का जो पासपोर्ट था वह सबसे अच्छा था तथा इसमें भारत की रैंकिंग 84वीं थी। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है जो कि करंट अफेयर्स का है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी विधानसभा के लिए नया लोगो अपनाया है जिसमें राज्य पुष्प फास्क टेल ऑर्किड चिन्हित है? तो यह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसने अपनी विधानसभा के लिए एक नया लोगो अपनाया जिसमें राज्य पुष्प जो उसका है फॉक्स टेल ऑर्किड, इसको चिन्हित किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो टेस्ट सीरीज हमारी है 46वें नंबर की, उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।